हेलो बच्चों। तो बेटे अब हम सेकंड मॉडल को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में वॉल्टर मॉडल को डिस्कस किया था, जो ये कहता था कि डिविडेंड पॉलिसी मैटर करती है और ये वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करती है। उसी अप्रोच के ऊपर एक नया मॉडल है जिसका नाम है गॉर्डन मॉडल, क्योंकि इसको मायरन गॉर्डन ने डेवलप किया था। ये थ्योरी भी वॉल्टर मॉडल का ही अप्रोच देती है और कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी मैटर करती है। तो देखते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे होंगे, और फिर लेक्चर के एंड में मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस फॉर्मूले को डिराइव होने के पीछे लॉजिक क्या है। देखिए, गॉर्डन मॉडल आल्सो सपोर्ट्स द व्यू दैट डिविडेंड पॉलिसी matters and affect value of firm। ठीक है बेटी, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, और फॉर्मूले की डेरिवेशन लेक्चर के एंड में देखेंगे। P इक्वल टू D1 KE माइनस G, इस तरीके से बेटा फॉर्मूला है। अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर कर रखा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी ये फॉर्मूला हम भी देखा है। ठीक है, इससे बेटा पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। D1 का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, D1 है एक्सपेक्टेड डिविडेंड और डिविडेंड एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में जो डिविडेंड मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको D1 बोलेंगे। D1 आपको दे रखा है तो अच्छी बात है, वरना E1 पे आपको डिविडेंड पे आउट रेशो लगाना पड़ेगा। E1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है सर, बहुत सारे फॉर्मूले हैं D1 को निकालने के। एक D1 का फॉर्मूला है D0 इंटू 1 प्लस जी, D0 इंटू 1 प्लस जी, जिसमें D0 का मतलब है करंट डिविडेंड और G का मतलब है बेटा ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। ये ग्रोथ रेट है डिविडेंड की, कि डिविडेंड किस रेट से ग्रो करेगा। ठीक है सर, कई बार D0 नहीं दिया होगा तो E0 पे डिविडेंड पे आउट रेशो लगाना पड़ेगा, जिसमें E0 का मतलब करंट अर्निंग पर शेयर हो गया। ये करंट अर्निंग पर शेयर है। बाकी ये आपको पहले से मालूम है कि डिविडेंड पे आउट रेशो और रिटेंशन रेशो, इन दोनों का सम 100% के इक्वल होता है। अगर हमें डिविडेंड पे आउट रेशो दे रखा हो तो हम रिटेंशन रेशो निकाल सकते हैं। मतलब अगर डिविडेंड पे आउट रेशो 80% है तो रिटेंशन रेशो 20% हो जाएगा। ठीक है, अगर रिटेंशन रेशो 30% है तो पे आउट रेशो 70% हो जाएगा। ठीक है बेटी, जी जो कि हमारा ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड है, जैसे मैंने पहले बताया डिविडेंड किस रेट से ग्रो करता है, और जी निकालने का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर। बी का मतलब है रिटेंशन रेशो। ठीक है सर, अगर पे आउट रेशो 60% है तो ये 40% हो जाएगा, ये अगर 80% है ये 20% हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी सर ये रिटेंशन रेशो दिया होगा उसको डेसिमल में लिखना है। मतलब ये 40% है तो 0.4, 30% है तो 0.3। आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट, या इसको हम रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स। ठीक है सर,
के नाम से जानते हैं, या इसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है सर। तो ये इस तरीके से हमारा V इंटू आर हो गया। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये पड़ा हुआ है, बस उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे दोबारा से डिफाइन कर दिया। अब इस मॉडल की बेटा एजम्पशन क्या है, ठीक है बेटी, फॉर्मूला कैसे आया है, इसका डेरिवेशन आपको मैं बताऊंगा अलग से। एजम्पशन क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे। इसकी पहली एजम्पशन है ऑल इक्विटी फर्म नो डेट। ये जो भी फर्म की हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर है, इसमें डिवेंचर या डेप्ट नहीं होता। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है। इसका मतलब ओनली रिटेन्ड अर्निंग्स, ओनली रिटेन्ड अर्निंग्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग ही अवेलेबल है। ठीक है सर। तीसरी बेटा इसका एजम्पशन है कि जो आर ऑन के ही है ना सर। के ही क्या है बेटा, यहाँ पर के हम भूल गए, के ही का यहाँ पर मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इक्विटी शेयर होल्डर की जो कॉस्ट है वो हमारी कांस्टेंट है। आर एंड के ई आर कांस्टेंट। ठीक है सर। उसके बाद इस पे कहता है रिटेंशन रेशो, एंड पे आउट रेशो इज कांस्टेंट। रिटेंशन रेशो और जो पे आउट रेशो है सर क्या है, वो हमारा कांस्टेंट है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5, डी एंड ई आर कांस्टेंट। डी और ई भी आपके कांस्टेंट है। डी बेटा कांस्टेंट नहीं है, डी तो बेटा आपका बढ़ेगा। हाँ, ये डी बढ़ेगा तो बेटा अर्निंग्स आपके साथ चेंज हो सकती है, लेकिन जो डिविडेंड है वो आपके कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, उसको छोड़ देते हैं। और पांचवा पॉइंट आएगा परपेचुअल लाइफ। फर्म की परपेचुअल लाइफ है। और छठा पॉइंट डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट। डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट। डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट से हर साल ग्रो करेंगे। ये बेटा की एजम्पशन है। एक बार ये सारा लिखा हुआ है, ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। पहली बात तो मैंने बताया कि जो गॉर्डन मॉडल है वो वॉल्टर अप्रोच को ये सपोर्ट करता है कि डिविडेंड पॉलिसी मैटर करती है। ये फॉर्मूला है उसका, इसके एलिमेंट डिस्क्राइब किए हैं, फॉर्मूला बना कैसा ये लेक्चर के एंड में बताएंगे। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मतलब आज से 1 साल बाद कंपनी जितना डिविडेंड देगी उसको D1 बोला जाएगा। कभी कभार हमें D1 डायरेक्टली नहीं दिया होगा, हमें 1 साल बाद की एक्सपेक्टेड अर्निंग दी होगी। तो अगर हमें एक्सपेक्टेड अर्निंग पता है, A1 पता है आफ्टर 1 ईयर, उस पर हम पे आउट रेशो लगा देंगे जो कि क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर एक्सपेक्टेड अर्निंग सपोज 40 रुपीज़ की है और पे आउट रेशो अगर मेरा 30% है, तो 40 का 30% 12 रुपये क्या माना जाएगा, D1 माना जाएगा। D1 को निकालने का एक और तरीका और है कि आपको करंट डिविडेंड पता हो और करंट डिविडेंड जिस रेट से ग्रो कर रहा हो वो रेट हमें पता हो, तो DO इक्वल टू 1 + G। ठीक है, ये चीज़ और अच्छे से हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वो चैप्टर करा हो तो इसमें कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। DO का मतलब क्या है सर, DO भी नहीं दिया हो तो आपको करंट अर्निंग पर शेयर दी होगी, उस पर पे आउट रेशो लगा दोगे, वहाँ से DO आ जाएगा, और DO आने के बाद 1 + G लगा दोगे तो यहाँ से D1 आ जाएगा। के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जी का मतलब ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड है। मतलब इस मॉडल में ये एज्यूम किया जाएगा कि कंपनी हर साल डिविडेंड पे करती है और वो डिविडेंड एक फिक्स रेट से ग्रो करता रहेगा। जैसे कि अगर कंपनी ने करेंटली अभी मान लीजिए 100 रुपये का डिविडेंड दिया है और ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, तो इसका मतलब अगर अभी का डिविडेंड 100 रुपये है तो अगला डिविडेंड 10% ज़्यादा होगा। तो अगर मैं 100 का 10% प्लस करके निकालूंगा तो 110 आ जाएगा, जो कि 1 साल के बाद मिलेगा। अगर 1 साल के बाद का डिविडेंड 110 रुपये है तो अगला डिविडेंड और 10% बढ़ जाएगा, तो मतलब 110 का भी 10% निकालना पड़ेगा,
तो 110 का 10% निकालेंगे तो 11 रुपये आ जाएगा, और 110 में प्लस 11 ऐड करने के बाद 121 हमारा सेकेंड ईयर का डिविडेंड आ जाएगा। अगर सेकेंड ईयर का डिविडेंड 121 है तो थर्ड ईयर का डिविडेंड और 10% बढ़ जाएगा, तो 121 का प्लस 10% करना पड़ेगा जो कि 12.1% आएगा। इस तरीके से हर साल एक फिक्स रेट से हमारे डिविडेंड ग्रो करते रहेंगे। ठीक है बेटे, एजम्पशन क्या है हमारी, इस फर्म में केवल इक्विटी शेयर का यूज होता है, डेट का यूज नहीं होता है। जो भी प्रोजेक्ट हमारे सामने है उसकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स है, नई इक्विटी को इश्यू नहीं करेंगे। आर और के हमारा कांस्टेंट है, हमारे के कांस्टेंट रहेगा, आर हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है सर, रिटेंशन रेशियो और पे आउट रेशियो भी कांस्टेंट है, हर साल कितना रिटेन करना है, हर साल कितना पे करना है, वो भी क्या बेटा हमारा कांस्टेंट है। और उसके अलावा जो डिविडेंड है वो एक फिक्स रेट से हर साल बढ़ते जाएंगे, ऐसी हम इसमें उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, नोट करते हैं इसको बेटा, जरा आगे करो। कभी कभार बेटा कोई सिचुएशन ऐसी होती है जब बोलता है डिविडेंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, कभी कभार बोल देगा डिविडेंड ग्रो नहीं करेंगे। जब डिविडेंड ग्रो नहीं करेंगे तो ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड जीरो हो जाती है, तो ये जी वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा, और जब जी वाला एलिमेंट जीरो होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा डी अपॉन में के। सिंपल सर, आपके मॉड्यूल में एक जीरो ग्रोथ मॉडल भी दिया हुआ है। जीरो ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है डिविडेंड ग्रो नहीं करेंगे, तो फॉर्मूला है P इक्वल टू डी वन अपॉन में के, है ना। और वहाँ पर जब जीरो ग्रोथ होती है डिविडेंड की तो डी और डी वन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, क्योंकि जब डिविडेंड ग्रो ही नहीं करेगा तो करंट डिविडेंड और फ्यूचर डिविडेंड दोनों सेम होंगे। तो जीरो ग्रोथ मॉडल के केस में P इक्वल टू डी अपॉन में के ही हो जाता है, फिर वहाँ जी लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है सर, तो वो जीरो ग्रोथ वाला भी इसी के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर बात करते हैं, और फिर इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो जो पॉइंट बेटा हमने अज्यूम करे हैं उसमें एक पॉइंट और आपने अज्यूम करना है, शायद 5 पॉइंट हो गए थे, एक पॉइंट आप और लिखोगे इसमें। ठीक है, उसी पॉइंट में एजम्पशन में एक पॉइंट और लेना है। ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो के है वो हमेशा जी से बड़ा रहेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको हमेशा ग्रोथ रेट से बड़ी लेनी है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ दिस गॉर्डन मॉडल, राइट। तो ये भी आप लिख लेना। इसी के बाद एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है के ई आपका से 12% है और करंट अर्निंग पर शेयर 50 रुपये का है। ठीक है सर, रिटेंशन रेशियो 50% है, रिटेंशन रेशियो आपका 50% है सर, ऐसा इसमें बोलता है। और उसके अलावा हमें क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ से पे आउट रेशियो दे दिया और ये दे दिया, और बी पता हो जाएगा हमारे पास, और एक आर है सर हमारे पास, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट पे हम 16% का रिटर्न कमा सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। चलिए सर, तो पहले के ई आपका 12% है, ठीक है, और करंट अर्निंग पर शेयर जिसको हम E0 कहते हैं वो 50 रुपये का है, राइट सर। रिटेंशन रेशो 50% है, या डेसिमल में 0.5 लिख सकते हैं। तो पे आउट रेशियो कितना होगा सर, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा वो भी 50% होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 100% के बराबर होता है, ये आपको पता है।
तो मुझे अगर करंट डिविडेंड निकालना हो तो करंट डिविडेंड D0 निकालने के लिए मैं E0 पे डिविडेंड पे आउट रेशो को लगा दूंगा। तो E0 मेरा सर 50 है, पे आउट रेशो 50% है, तो 25 रुपये का आ गया। उसके बाद R, ठीक है सर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट, जो हम री इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर 16% का रिटर्न है। अगर मुझे ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड निकालना हो, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड जो कि G है, ये G इक्वल टू BR है। ठीक है बेटा, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा के कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर किया हुआ है, इस तरह से ये कैलकुलेशन में कुछ ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। G इक्वल टू BR। अब बेटा B जो है वो क्या होता है सर, रिटेंशन रेशो होता है। रिटेंशन रेशो को ही B से डिनोट किया जाता है। तो B आपका 50% है, 0.5। R आपका सर रिटेंशन, R आपका रेट ऑफ रिटर्न है जो कि 16% है, इसको मैं 0.16 लिख दूँगा। 0.16 का बेटा अगर मैं आधा कर देता हूँ तो ये 0.08 आ जाएगा, या मैं इसको 8% भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ग्रोथ रेट और डिविडेंड पता हो गया, मुझे D1 निकालना होता है, तो D1 होता है D0 इंटू 1 प्लस G, दिस इज 25 इंटू 1 प्लस 0.08, तो 25 इंटू 1.08, बताइए सर कितना आया। अगर मैं 25 इंटू 1.08 करता हूँ तो बेटा 27 रुपये की, ठीक है, 27 रुपये का मेरा D1 निकल के आता है। ठीक है, 25 इंटू 1.08। अब सर यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, D1 इक्वल टू KE माइनस G, दिस इज 27, KE इज गिवन एट 12%, दैट इज 0.12, और ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड 0.08 आया है। तो 27 रुपये अपॉन में 0.04, तो सॉल्व कर लेते हैं। 27 डिवाइड बाय 0.04 मेक्स इट 675। ठीक है सर, 27 है ये, 27 डिवाइड बाय 0.04 मेक्स इट 675। तो 675 की वैल्यू हमारे यहाँ से आ जाती है। तो रुपये 675 हमारा करंट मार्केट प्राइस आ गया है शेयर का। ठीक है, तो एक्चुअली बस आपको वेरिएबल पहचानने हैं, फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है और उसको आप फार्मूले में पुट कर दोगे, वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसको नोट कीजिए और इसके अगले सेक्शन में, मतलब अभी मैं बताता हूँ कि फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या था। ठीक है, जिसको लॉजिक नहीं समझना है वो फॉर्मूले याद रखिए, अप्लाई करिए और बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी। चलिए बच्चों, ठीक है, आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देखो बेटा, इस फॉर्मूले के पीछे सर लॉजिक क्या है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, दिस इज जो हम फॉर्मूले की डेरिवेशन समझाते हैं वो सब आपके लॉजिक के लिए होती है, फॉर्मूले में नहीं आएगा। डेरिवेशन ऑफ P इक्वल टू D1 KE माइनस G। ठीक है सर, इस फॉर्मूले में बेटा होता क्या है, अगर ये 0 है और 1 है, मतलब ईयर ऑफ एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 4, इस तरीके से बेटा आपका ईयर है और सर ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, पहले आपको ये पता लगाना होता है कि कंपनी 1 साल के एंड में कितना डिविडेंड देगी। ग्रोथ मॉडल में ये बोलता है कि डिविडेंड कांस्टेंट रेट से ग्रो करते हैं, यहाँ जो भी डिविडेंड दिया होगा उससे बढ़कर यहाँ पर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हमने 100 रुपये का डिविडेंड पे किया है इधर,
जस्ट नाउ, और डिविडेंड की ग्रोथ रेट 10% है, तो 100 रुपये का डिविडेंड अगर यहाँ दिया है तो अगले साल आप 10% ज़्यादा दोगे, मतलब 100 + 100 का 10%, मतलब कि 110। अगर यहाँ 110 का डिविडेंड दिया है तो अगले साल और 10% ज़्यादा दोगे, मतलब 110 + 110 का 10%, जो कि 11 रुपये आएगा, उसको ऐड करके 121 बोल देंगे, और ऐसे आगे चलता रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो डिविडेंड मिलेगा वो D0 × 1 + G होगा। ठीक है, यहाँ सर जो मुझे डिविडेंड मिलेगा ये D0 1 + G का स्क्वायर होगा, राइट। यहाँ सर मुझे डिविडेंड मिलेगा ये D0 1 + G का क्यूब होगा, यहाँ पर D0 1 + G की पावर 4 होगा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ D0 × 1 + G को आई कैन राइट D1, इसको D1 भी लिख सकता हूँ, इसको D1, ठीक है, 1 + G भी लिखा जा सकता है। ठीक है सर, यहाँ पे दो थे ना, तो D1 × 1 + G D1 हो गया, तो एक 1 + G और आपका बचेगा। इसको मैं D1 1 + G का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं D1 1 + G की 4 लिख सकता हूँ। अब सर रूल क्या है कि करंट मार्केट प्राइस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। रूल यह है कि हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पर जो मार्केट प्राइस होगा ना, ये इन सभी डिविडेंड की फ्यूचर वैल्यू होगी। ठीक है सर, ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड डिस्काउंटेड एट, जिसको डिस्काउंट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जो कि KEC है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस डिविडेंड को 1 साल पीछे लाना है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे D1/1 + KE। ठीक है बेटे, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने पढ़ा है तो सर आपको ये सेक्शन पता होगा। जैसे अगर रेट 12% होता तो 1 + 0.12, तो क्या बन जाता? 0.12। फिर बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, D1 1 + G 1 + KE का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल पीछे लाना है। ऐसे यहाँ पर D1 1 + G का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 + KE की 3, और बेटा ये चलता रहेगा। अगर बेटे क्लास 11th में मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप ध्यान से देखेंगे, अबव इक्वेशन, ये बेटा हम P निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट शेयर निकालने के लिए सभी फ्यूचर डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अबव इक्वेशन फॉर्म अ जीपी का मतलब है सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये इक्वेशन एक जीपी बनाता है, जैसे 10th क्लास में एपी पढ़ते हैं, 11th 12th में आपने जीपी पढ़ा होगा। और सर ये भी क्या है? इनफाइनाइट जीपी है, इनफैक्ट एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज, ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। अब इनफाइनाइट जीपी सीरीज में आपका सम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपने पढ़ा हो इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला होता है S = A/1 - R। ये सर 11th क्लास का फॉर्मूला है। ठीक है बेटे, इसमें A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो इस जीपी में फर्स्ट टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म है D1/1 + KE। ठीक है बेटे, फिर R निकालते हैं। R का मतलब क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है D1 1 + G / 1 + KE का स्क्वायर। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट टर्म से, जो कि है D1/1 + KE। ठीक है बेटे, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो D1 1 + G ऐसे रहेगा, ये 1 + KE आपका ऐसे रहेगा बेटे। ठीक है, 1 + KE ऐसे रहेगा। इसको बेटा अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो ये 1 + KE/D1 हो जाएगा, जिसमें 1 + KE से 1 + KE कैंसिल हो गया। ठीक है सर, और यहाँ पे बेटा 2 थे, एक्चुअली 2 थे हमारे पास। यहाँ पे 1 + KE का स्क्वायर 2 था, तो एक 1 + KE से एक 1 + KE कैंसिल हो जाएगा, D1 से D1 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो R है,
क्योंकि कॉमन रेशियो बेटा यहाँ पर आर है वो मत समझ लेना, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न मत समझ लेना। अब मैं जीपी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, जीपी के रिस्पेक्ट में आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। ये डेरिवेशन भी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 11th में मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है। जिनके पास नहीं थी बेटा वो सेक्शन छोड़ दें, पीछे जहाँ तक मैंने क्वेश्चन कराया है आपको वही समझना है बस मैथ्स वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से मेरा कॉमन रेशियो क्या आया 1 + G 1 + KE, ये मेरा आ गया सर कॉमन रेशियो। अगर सर मैं इस A और R की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो देखिए जरा, S का मतलब है सम, मैं इन सब का सम निकाल रहा हूँ, इसका सम, इसका सम, इसका सम निकाल रहा हूँ। सम के बदले आई कैन राइट P, A के बदले आई कैन राइट D1/1 + KE, और 1 - R के बदले आई कैन राइट 1 + G/1 + KE। अगर सॉल्व करेंगे तो D1/1 + KE, नीचे वाले पार्ट में ऐसे लेना पड़ेगा बेटा, तो 1 + KE माइनस इस पूरे के लिए है तो साइन चेंज हो जाएगा 1 - G/1 + KE। 1 से 1 कैंसिल, 1 + KE से 1 + KE कैंसिल, बेटा क्या बचा, ये बचा D1/KE - G। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला दैट गॉर्डन मॉडल हैज यूज्ड। तो अगर बेटे ये समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में ये नहीं आएगा, ठीक है सर। इस डेरिवेशन के बिना भी एग्जाम पास किया जा सकता है, बच्चे पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है कि तो वो पास उससे नहीं होगा। इसके बिना भी सर आप पास हो सकते हो, क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कॉमर्स साइड के बच्चे सिर्फ एप्लीकेशन सेगमेंट सीखते हैं, आपको डेरिवेशन सेगमेंट पे नहीं जाना चाहिए। फिर भी कुछ जिज्ञासु बच्चे पूछते हैं कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो उसके लिए मैंने यहाँ डेरिवेशन समझा दी है। और आपको किसी भी फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं सीखनी, सिर्फ उसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाना है, दैट इज फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है बेटे। तो ये हमारा गॉर्डन मॉडल था, अभी के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और एमएम मॉडल को डिस्कस करेंगे। गुड बाय।